आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र सर आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सर क्लासेस में। आप सभी बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में, और आप सभी सब परिवार सहित कुशल मंगल होंगे ऐसी आशा करता हूँ। जो पिछली वीडियो मैंने आपको तद्भव संबंधित वीडियो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, सभी बच्चे ने अच्छा कमेंट किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इस प्रकार से ये सिर्फ समीक्षा अधिकारी के लिए ही वीडियो नहीं है, जितनी परीक्षाएं सामान्य हिंदी संबंधित होती हैं सभी से संबंधित ये वीडियो था आपका। और आज जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण, वो है वर्तनी शुद्धि। आपको तत्सम तद्भव में मैं आपको कहना चाहूँगा, आप ईमानदारी से 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको दोबारा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। तो देखिए, पहला जो नियम है प्यारे बच्चों, पंचमाक्षर का नियम। ये पांच वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक अंतिम वर्ण, स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक अंतिम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। कैसे दिखेगा? जैसे लिखा हुआ है हिंदी प्यारे बच्चों। अब देखिए, इसमें एक हिंदी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि हिंदी ये सही है कि हिंदी बिंदी वाला सही है, शुद्ध कौन सा? तो प्यारे बच्चों, शुद्ध दोनों होता है, शुद्ध दोनों होता है। लेकिन अब कहने का तात्पर्य क्या है? शुद्ध दोनों है, लेकिन जिस पे बिंदी लगी होती है उसे हम कहते हैं मानक हिंदी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मानक हिंदी। अब देखिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि जिसमें बिंदी लगी होती है उसे हम मानक कहते हैं। और कैसे पहचानोगे आप? समझिएगा, आगे आपको पहचानना इस प्रकार से होगा जैसे लिखा रहेगा हिंदी। तो हिंदी को किस प्रकार से और लिखा रहे कि आपको समस्या ना हो। जैसे बिंदी लगी हुई है तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है, जिसके सर के ऊपर लगा होता है बिंदी, तो उसके बाद वाला वर्ण, उसके बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर आ जाएगा अनुस्वार की जगह पे। उसके बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या हो गए? इस प्रकार से क्या आ गया इसका पंचमाक्षर? अनुस्वार की जगह पे क्या आएगा? पंचमाक्षर ना, क्योंकि इसका पंचमाक्षर क्या है? ना है। अब इस प्रकार से अब आप ध्यान रखिएगा, जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब जैसे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों गंगा, क्या लिखा है? गंगा। अब गंगा में देखिए बिंदी लगी हुई है गा के ऊपर, इसके बाद वाला वर्ण क्या है? ग है। तो अब गा का जो पंचमाक्षर है कौन सा है? अंगा है। तो किस प्रकार से हो जाएगा प्यारे बच्चों? इस प्रकार से लिखा रहेगा अंगा, इस प्रकार से। तो ये हो गया गंगा। तो अब ये क्या है? इसे बोलते हैं हलंत, यानी कि जहां पे लगा होगा उसको मतलब होता है आधा। तो इसी प्रकार से देखिएगा लिखा रहता है मृत्युंजय, मृत्युंजय। तो मृत्युंजय में बेटा बिंदी लगी होगी, अनुस्वार लगा होगा। तो मैंने आपसे कहा उसके बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर आएगा। तो इसका पंचमाक्षर कौन सा है? इसका पंचमाक्षर है यहाँ। तो क्या हो जाएगा बेटा? मृत्युंजय। तो यहाँ पे अनुस्वार की जगह पे यहाँ आ जाएगा, आधा हो गया। अब इसमें हलंत नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आधा ही है। जैसे लिखा हुआ है संजय, किसी का नाम संजय होगा बेटा, तो देखिए संजय इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब देखिए अनुस्वार का क्या है? जा है, इसका पंचमाक्षर क्या है? यहाँ है। तो क्या हो जाएगा? संजय। अब जैसे लिखा हुआ है संधि, देखिएगा संधि इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है संधि ये। तो अब आप देखिएगा ता वर्ग में देखिए धा का पंचमाक्षर कौन सा है? न्या है। तो क्या हो जाएगा? संधि। बेटा इस प्रकार से ये वर्तनी शुद्धि के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपको पत्र लेखन ऐसे लिखेंगे, लेटर लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो इस प्रकार से बेटा वर्तनी शुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इससे देखिए परीक्षा में क्यों इसको हिंदी का विषय रखा गया है। हर यूपी पीसीएस की बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे, जब आप टीचर बन जाएंगे उसके बाद आपको छुट्टी लेनी होगी, प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देंगे आप जो है, तो किस प्रकार से आप लिखेंगे? वर्तनी शुद्धि यानी कि शब्दों की शुद्धि होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस प्रकार से आप कह सकते हैं। जैसे और भी शब्द हैं, और भी शब्द देखिएगा कौन कौन से शब्द होंगे, तो अभी ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे लिखा हुआ है चंचल, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? देखिएगा लिखा हुआ है चंचल। तो अब इसको किस प्रकार से और लिखा जा सकता है? तो ऐसे लिखा रहेगा। मैंने आपसे कहा ना
कि च उसका पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, जिस पे भी अनुस्वार लगा होता है उसके बाद वाले वर्ण का पंचमाक्षर आता है। तो इस प्रकार से चंचल, चंचल। अब जैसे लिखा हुआ है संकल्प, बिंदी लगी हुई है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है, आप कहेंगे कि बिंदी अनुस्वार के बाद वाले वर्ण का, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण क्या है, क है, इसका पंचम वर्ण क्या है, अंगा है। तो इस अनुस्वार की जगह पे क्या आ जाएगा, इसका पंचमाक्षर आ जाएगा। ये देखिए आधा, तो ये हो गया संकल्प। इस प्रकार से जैसे देखिएगा लिखा रहता है संपर्क, ध्यान दीजिएगा लिखा रहता है क्या, संपर्क। इस प्रकार से देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए क्या है, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण पा है, इसका पंचमाक्षर क्या है, म है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, संपर्क। ऐसे लिखते हैं ना आप सब, संपर्क। तो इस प्रकार से ये नियम होता है कि जिस पे भी अनुस्वार हो लगा होता है, अनुस्वार के बाद वाला जो वर्ण होता है उसका पंचमाक्षर आता है किसकी जगह पे, अनुस्वार की जगह पर। तो आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसको हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बेटा दूसरा जो नियम है, अंगा च इया ट ठ द और ड और इसको छोड़कर र जो आता है वो कहाँ पे लगता है, नीचे लगाया जाता है। आधा र ऊपर कब लगता है, इसे रेफ भी बोलते हैं, आगे बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से देखिए इनमें से कोई है, नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण को छोड़कर जो र आता है वो नीचे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये आप देखिए कठिन नहीं है, आपको समझना है, रटंत विद्या नहीं है बेटा, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा कभी। बस इसको आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट एक बार आपने समझ लिया तो जीवन पर्यंत आपका जो है, जीवन भर के लिए आपके लिए ये कंठस्थ हो गया। तो आप इस प्रकार से जब आप समझ लेंगे तो आप में लेखन शैली में कभी भी आपकी वर्तनी अशुद्धि होगी ही नहीं। तो इसलिए वर्तनी शुद्धि बच्चे रटते हैं, रटवाया जाता है, ये सबको नहीं मालूम होता है। लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं उनको विधिवत रूप से मालूम होता है किस प्रकार से ये नियम हैं। इसको आप ध्यान रखिए, इनको छोड़ के यदि रह आता है तो उसको नीचे लगाया जाता है, या कह सकते हैं जिस पे ज़्यादा बल दिया जाता है, बलाघात। जैसे देखिए क्र, किस पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, क पे। प्रभात, प्रभात, किस पे बल दे रहे हैं हम, प पे बल दे रहे हैं। प्रयास, किस पे बल दे रहे हैं, प पे। क्रिया विशेषण, किस पे बल दे रहे हैं, की पे, क्रिया। तो जिस पे ज्यादा बल दिया जाता है जिस वर्ण पे, वहां पे भी रह आता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड नियम है। तो इसके बाद जो तीसरा जो नियम है वो है द्वित व्यंजन के रूप में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो बच्चों इस प्रकार से जो दूसरा तीसरा नियम जो है द्वित व्यंजन। अब द्वित व्यंजन क्या होते हैं, एक ही ध्वनि का दो बार आना। द्वित व्यंजन जो होते हैं, एक ही ध्वनि जब दूसरी बार आती है तो उसे हम बोलते हैं द्वित व्यंजन। अब आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, नोट में मैंने आपको लिखवाया है कि उससे उसके पहले का स्वर बड़ा हो ही नहीं सकता। कैसे देखिए, अब क्या लिखा है, अक्षुण। अब देखिए ये आधा व्यंजन, फिर उसके बाद पूरा व्यंजन। अब ये आधा है फिर उसका पूरा है, इसे बोलते हैं द्वित व्यंजन। उसके पहले देखिए क्या है, छोटा ऊ, यानी कि जो स्वर आपका होगा वो हर्ष स्वर होगा। यदि जो बच्चे नए हैं जिनको वर्णमाला नहीं मालूम है किस प्रकार से होता है, उनकी संख्या क्या होती है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरा वर्णमाला टॉपिक मैंने आपको बताया है वीडियो में। तो आप जाके राघवेंद्र क्लासेस में वर्णमाला का टॉपिक है, आप जाके विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। अब जो बच्चे जानते हैं ध्यान रखिए कि जब द्वित व्यंजन होता है उसके जो पहले जो वर्ण होगा वो होगा हर्ष स्वर, दीर्घ कभी होगा ही नहीं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। जब द्वित व्यंजन वाला शब्द होगा वर्तनी शुद्धि में तो उसके पहले, उसके ठीक पहले जो होगा वो हर्ष स्वर होगा, दीर्घ स्वर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा देखिए आधा पा, उसका पूरा पा, उसका क्या है छोटी ई, टिप्पणी। और ध्यान दीजिए जिससे लिखा हुआ है आधा म, उसके बाद पूरा म, द्वित व्यंजन, उसके पहले क्या है सा।
आप कहेंगे सर सा है तो सा कैसे, जो बच्चे नहीं जानते हैं ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये मालूम है कि जो शा है ये एक व्यंजन है, जो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जो सा है, मैं देखिए जो शा है ये एक व्यंजन है, और व्यंजन किसकी सहायता से लिखे हुए बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। तो जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, स हलंत जमा आ, छोटा आ। अब देखिए तो इसलिए आपके द्वितीय व्यंजन के पहले क्या है, ये वाला हर्ष स्वर वाला आ है। समझ में आया प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से जैसे अब देखिए लिखा है उन्नति, तो आधा ना उसके बाद पूरा ना, द्वितीय व्यंजन हो गया, उसके पहले क्या है, छोटा ऊ, हर्ष स्वर। ये नियम आप इसको लिख लिख कर याद कर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा, वर्तनी शुद्धि। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। उद्देश्य आधा द, उसके बाद पूरा द, देखिए उसके पहले छोटा ऊ है, उसके बाद देखिए जग जननी, तो आधा ज उसको पूरा जा, उसके पहले क्या है गा। अब फिर वही बात है, देखिए जो नहीं समझ में आया ध्यान दीजिएगा। अब जो गा है ये एक व्यंजन है, व्यंजन कैसे बनता है, व्यंजन का विच्छेद करेंगे तो ग हलंत जमा आ। अब देखिए अब जग जननी जो लिखा हुआ है द्वितीय व्यंजन के पहले क्या है, आ है, हर्ष स्वर है। समझ में आया प्यारे बच्चों। इस प्रकार से देखिए अब जैसे और भी शब्द हैं, जैसे मैं लिखता हूं, देखिएगा लिखा हुआ है पन्ना, लिखा है खन्ना। आप कभी भी खन्ना को ऐसे मत लिख दीजिएगा, खन्ना अंकल, खन्ना अंकल जो होंगे बहुत मारेंगे आपको, गलत है, डंडा लेके दौड़ा लेंगे। खन्ना मत लिख दीजिएगा। मम्मी ऐसे लिखते हैं मम्मी को ना, मम्मी, तो मम्मी कहेंगे चलो हिंदी पढ़ते हो ना, कौन से सर पढ़ाते हैं हिंदी आपको, आप कहेंगे राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे, मम्मी कहेंगे लिख के दिखाइए, तो ऐसा लिखिएगा, नहीं तो मम्मी कहेंगी बुला लाइए अपने सर को। ऐसे मत लिख दीजिएगा मम्मी, नहीं तो आपके साथ साथ हमको भी सुनना पड़ेगा, गलत है प्यारे बच्चों। जब द्वितीय व्यंजन होता है तो आधे व्यंजन की जगह पे अनुस्वार नहीं लगाते हैं, नियम समझाऊंगा आपको, समझिए। अब देखिए मम्मी, मुन्ना, गन्ना। अब देखिए बच्चा, पक्का। तो जितने भी आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें आप देखिएगा, ये देखिए आधा ना उसके बाद पूरा ना, द्वितीय व्यंजन, इसके पहले क्या है, पा है, तो मैंने आपसे कहा ना पा एक व्यंजन है, और व्यंजन का विच्छेद कैसे होगा, पा हलंत जमा आ। अब देखिए इस ना के पहले ये वाला आ है, मैंने आपसे कहा द्वितीय व्यंजन के पहले क्या होगा, स्वर बड़ा नहीं हो सकता, स्वर बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटा होगा। अब देखिए आधा ना पूरा ना, द्वितीय व्यंजन के पहले क्या है, खा है, खा भी एक व्यंजन है, तो खा हलंत जमा आ, ऐसे होगा। अब देखिए मम्मी, आधा माँ पूरा माँ, इसके पहले क्या है, माँ है, तो इसमें भी आ है। देखिए मुन्ना, मुन्ना में आधा ना और पूरा ना द्वितीय व्यंजन, इसके पहले क्या है, छोटा ऊ लगा है। गाँव में मैंने आपको समझाया था भी, यहाँ पे जो है ना, तो आधा ना पूरा ना द्वितीय व्यंजन, उसके पहले क्या है, ग है, तो ग में क्या है, ग हलंत जमा आ, तो ना के पहले क्या है, आधा ना के पहले आ है। इस प्रकार बच्चा देखिए है ना, तो बच्चे में क्या है, बच्चा, तो इसके देखिए द्वितीय व्यंजन हो गया, आधा चा पूरा चा, उसके पहले क्या है, ब, तो बा देखिए कैसे है, ये भी व्यंजन है, ब हलंत जमा आ। देखिए उसके पहले क्या है, पक्का। अब देखिए बात क्या है, पक्का आधा का पूरा का द्वितीय व्यंजन, उसके पहले क्या है, प यानी कि आ, तो द्वितीय व्यंजन के पहले छोटा आ ही आएगा। अब समझिए जैसे लिखा हुआ है मक्खी, क्या है, मक्खी। अब देखिए मक्खी, तो फिर ये आधा का के बाद तुरंत क्या खा आ गया, तो उसके पहले क्या है, आ है, तो मक्खी। तो कभी भी आप ध्यान रखिए द्वितीय व्यंजन के पहले क्या होगा, दीर्घ स्वर आ ही नहीं सकता है, छोटा स्वर आएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला नियम देखते हैं और समझते रहिए प्यारे बच्चों। आरोग्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों कि जब चौथा नियम आप देखेंगे, ऊष्म व्यंजन का नियम है, और ऊष्म व्यंजन तीनों क्या होते हैं, ये तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। तो इस प्रकार से एक और बात यहाँ पे लिख लीजिए, ये तीनों जो हैं ये होते हैं अघोष। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अघोष होते हैं, और अघोष के साथ साथ में क्या होते हैं, महाप्राण भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा,
चलिए जो नियम है, नियम क्या है प्यारे बच्चों कि इसमें देखिएगा, जब आप संधि में देखेंगे छोटी ई और छोटा ऊ, ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी देखिएगा जब छोटी ई या छोटा ऊ होगा, देखिए छोटा ऊ है ना, अब इस शा का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे शा पूरा है तो उसके पहले वही आधा शा आएगा। तालव्य शा है तो उसके पहले वही तालव्य शा आएगा। जैसे देखिए दुश्शील लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि दुश्शील को आप ऐसे लिख देंगे, ऐसे दुश्शील, ऐसे नहीं होगा। जैसे देखिएगा, कहने का मतलब यह क्या है, लिखा है दुश्शील, तो प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना, कहने का मतलब कि छोटा ऊ है वो तो मैं आपको संधि में सिखाऊंगा। ये लिखा हुआ है सील, इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले यही वाला जो है तालव्य शा आ जाएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा है की और लिखा हुआ है सा, तो लिखना है किस्सा, तो यही आधा शा इसके पहले आ जाएगा। लिखा है दुस्साहस, तो लिखा हुआ है साहस, और साहस का अर्थ तो आप जानते ही हैं, लेकिन दुस्साहस। अब आगे देखिए आपने लिखा है दू, अब कौन सा सा आएगा, ये शा नहीं आएगा, वही शा आएगा जो शा इसमें पहले लगा हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण नियम है। जैसे आप देखते हैं लिखा रहता है दुशासन, तो दुशासन कैसे लिखा हुआ है शासन, तो अब जब आपको दुशासन लिखना होगा प्यारे बच्चों, तो ये वर्तनी शुद्धि में बहुत पूछा जाता है। अब कौन सा शा दे देंगे, आपको दंत शा दे देंगे, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये शा नहीं होगा, वही शा होगा जो पहले आया हुआ है, उसी का छोटा भाई आएगा, दुशासन। लिखा हुआ है संकोच, आप करते हैं बोलने में, तो लिखा है संकोच। क्या लिखा है बच्चों, आप बोलने में संकोच करते हैं, संकोच करते हैं। अब आपको निसंकोच लिखना है, तो लिखा रहेगा नी, और आपको वर्तनी अशुद्धि में लिखा रहेगा ऐसे। तो आप समझ लीजिएगा कि सर ने समझाया था कि जब जो भी शा होगा उस व्यंजन का, उसके पहले वही शा आएगा आधा, तो क्या होगा, दंत शा आ जाएगा, निसंकोच। इसी प्रकार से लिखा हुआ निसंदेह, आप बड़ा संदेह करते हैं, आप संदेह बहुत करते हैं, संदेह, तो निसंदेह में देखिएगा आगे लिखा हुआ निसंदेह, तो इसमें कौन सा सा आएगा, मूर्धन्य सा नहीं आएगा, कौन सा आएगा, वही सा आएगा जो पहले दिया हुआ निसंदेह। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से आपको। ये तो आपका चौथा नियम। और पांचवा नियम क्या कहता है कि चा और छा, चा और छा, जहां पे चा और छा होगा तो उसमें शा का, देखिए शा का आधा शा आएगा। कब आएगा, इसके बाद में आएगा, इसके पहले तो मैंने लिखा है इस चा और छा के पहले आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है, चा और छा के पहले आएगा, ध्यान दीजिएगा, चा और छा के पहले क्या आएगा, आधा तालव्य शा आएगा। कैसे देखिएगा, जैसे आपने लिखा है चल, तो आपको ये मालूम चल गया कि चा और छा को, आपको मालूम है चा और छा के पहले क्या आता है, तालव्य शा आधा आता है। तो आपको लिखना है निश्चल, तो आपको कंफ्यूज होते बच्चे, निश्चल में कौन सा सा आएगा, दंत सा आएगा या तालव्य सा आएगा या मूर्धन्य सा। तो आप सर ने बताया है, आपको ध्यान रखिएगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि सर ने कहा था कि चा और छा के पहले जो होता है वो आधा तालव्य शा आता है। तो आप जो है क्या करेंगे, निश्चल, इस प्रकार से आप लिखेंगे, बिल्कुल सही होगा आपका। आपने कहा निश्चल लिखना है सर, तो निश्चल में देखिए आपने छल लिखा, और आपको नहीं मालूम कौन सा लिखना है, तो आपको इतना तो मालूम है ना, चा और छा के पहले आधा तालव्य शा आता है, तो आपने लिख दिया निश्चल। समझ में आ रहा होगा आपको। अब आपको लिखना है दुष्चरित्र, तो आपने चरित्र लिखा, आपको मालूम है, लेकिन आपको लिखना था दुष्चरित्र। अब आपको ये नहीं मालूम चल कौन सा आएगा, तो आपको इतना तो मालूम है कि सन ने कहा था कि चा और छा के पहले कौन सा आता है, आधा तालव्य शा, तो आपने क्या किया, आधा तालव्य शा लिख दिया। दुष्चक्र इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से हरिश्चंद्र लिखा हुआ है, तो हरिश्चंद्र, अब देखिए हरिश्चंद्र, ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लिखा रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि चा और छा के पहले कौन सा शा आता है, आधा तालव्य शा। इस प्रकार से लिखा है निश्चिंत, निश्चेत, तो ये आपको ध्यान देना है। पांचवें नियम में सर ने बताया था कि चा और छा के पहले कौन सा शा आएगा, आधा तालव्य शा आता है, चा और छा के पहले। और चौथे नियम में क्या है, उस व्यंजन में जो तालव्य शा तीनों हैं, तो उसके पहले यदि छोटी ई या छोटा ऊ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साहस,
दुस्साहस। अब आपको नहीं मालूम कि उसमें आधा सा लगाएंगे पूरा, तो जो साहस जो दंत सा है उसी का आधा वाला आएगा। लिखा हुआ है दुस्सील, सील में आपको मालूम है कि तालव्य सा होता है। अब दुस लिखना है, आपको नहीं मालूम चल रहा कि तालव्य सा आएगा दंत सा, तो जो सा लिखा होगा उसी का आधा वाला पहले आ जाएगा। छोटी ई या छोटे ऊ के बाद वही सा आएगा जो उसका बड़ा भाई होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा कि लिखा हुआ है, आपने यहां पे लिखा था, आपने यहां पे लिखा कि हमने लिखा है किस्सा। क्या लिखा आपने? आपने लिखा किस्सा कि अब आपको मालूम है कि बड़ा वाला सा आएगा दंत सा, लेकिन छोटा कौन सा आएगा? तो आपको ध्यान देना है छोटी ई की या छोटे ओ के बाद वही आएगा जो उसका बड़ा भाई आएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको। दुस्सील लिखा, सील में तालव्य सा आता ही आपको सबको मालूम है, तो दुस में क्या आएगा? वही तालव्य सा आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम जो है आपको अगला नियम बताते हैं। इसी प्रकार से अगला जो नियम है, छठा नियम है टा और ठा का। अब इसमें क्या है बेटा कि मूर्धन्य श का आधा श आएगा। किसके बाद आएगा? पहले आएगा, ट और ठा के पहले आएगा। कैसे? जैसे आपने लिखा है, देखिए ये है ना निष्ठुर, निष्ठुर के पहले ये देखिए टा ठा में से एक है, बिल्कुल है, तो आधा मूर्धन्य श आ गया। धनुष टंकार, जैसे आप लिख रहे हैं टंकार, क्या लिख रहे हैं पहले बच्चों? टंकार। आपको लिखना है धनुष टंकार। तो आप देखिए इसके पहले क्या आएगा? ट और ठा के पहले कौन सा आएगा? मूर्धन्य श आएगा। इस प्रकार से तो आपने देखा द्रष्टव्य, पृष्ठ, षष्ठी, युधिष्ठिर, गणेश। तो आप जिस कुछ भी देखें आप इस प्रकार से कि अब देखिए इसमें क्या है कि छोटी ई, वही पहले वही वाली बात है। आपको जब अब संधि पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा छोटी ई या छोटे ऊ के बाद, छोटी ई या छोटे ऊ के बाद ऐसे देखिए छोटी नी प्लस ठुर, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए अब क्या है कि इस ये लगा हुआ है निष्ठुर, इस प्रकार से। अभी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि है। अब इस विसर्ग की जगह पे क्या आएगा? तो आगे होता है कि जब ट और ठा हो, ऐसे जब ट और ठा होता है तो उसकी जगह पे मूर्धन्य श आता है, तो क्या हो जाएगा? देखिए निष्ठुर हो गया ना प्यारे बच्चों। तो ऐसा नहीं है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज़्यादा समय आपको ना लगे, इसलिए क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप जब देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे देखिए लिखा हुआ है धनु, ध्यान दीजिएगा, धनु विसर्ग जमा टंकार। आप कहेंगे सर आपने पहले लिख के तब आप बता रहे हैं, तो ये मैं रटवा नहीं रहा हूँ, ना रट रहा हूँ। आपको ध्यान दीजिएगा, संधि विच्छेद में आपको बताएंगे। छोटा ऊ है ना, छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग हो तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, छोटी ई विसर्ग या छोटा ऊ विसर्ग हो तथा जुड़ने वाला दूसरा वर्ण टा या ठा हो, तो उसकी जगह पे कौन सा श आता है? उसकी जगह पे मूर्धन्य श आता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? धनुष टंकार। अब आपको समझ में आया होगा कि सर जो है नियम से बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, धनुष टंकार। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो आप कहते सर तो पहले से लिख के समझा रहे हैं हमको, जो है सभी रटे होंगे, तो रटा नहीं है, नियम को समझा है, पढ़ा है। आपको भी नियम पढ़ना है। जैसे और देख लीजिए आप, जो है आपने देखा कि लिखा हुआ है, आप देखिए युधिष्ठिर लिखा हुआ है, ठीक है। अब युधि विसर्ग जमा ठुर, अब देखिए छोटी ई है कि नहीं है? जुड़ने वाला पहला वर्ण छोटी ई है और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण यदि क्या है? ठा है। अब आप कुछ बच्चे जो नहीं जानते तो कहेंगे चलो छोटा ऊ पहले आया, अरे बेटा पहले ठा आया फिर उसके ऊपर लगा है ऊ छोटा। तो जुड़ने वाला दूसरा वर्ण टा या ठा में से कोई है तो उसके पहले विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? मूर्धन्य श आ जाएगा। युधिष्ठिर, बात समझ रहे हैं बेटा? इस प्रकार से चलिए ध्यान दीजिए आगे। विसर्ग संधि है, ये सब ये नियम के तहत है। जब आपको संधि पढ़ाएंगे तो वर्तनी शुद्धि भी हो जाएगा। चलिए आगे। अब नेक्स्ट नियम क्या है कि छोटी ई या छोटा ऊ हो, उसके बाद इन सब में से कोई भी आता है तो उसका मूर्धन्य श हो जाता है। कैसे हो जाता है चलिए बताते हैं आपको। जैसे लिखा है नी विसर्ग जमा पाप। नहीं तो आप कहेंगे सर आप तो रट के बैठे हैं, तो रटी नहीं है, नियम है। इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे तो इस विसर्ग की जगह के पे क्या आ जाएगा? देखिए क्या लिखा मैंने, तो आप जानते हैं हो जाएगा निष्पाप, है ना? क्यों? क्योंकि देखिए
इस प्रकार से देख रहे हैं आप। अब जैसे लिखा है नी विसर्ग जमा फल, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? निष्फल। समझ रहे हैं आप सब? निष्फल। तो इस प्रकार से चलिए और देख लीजिए, जैसे लिखा है, आप देखिएगा लिखा है चतु, ठीक है, और विसर्ग जमा कोण, तो क्या हो जाएगा? चतुष्कोण। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से, तो जब इसके बाद जो भी क ख या ट ठ या प फ आएगा तो उसके पहले क्या हो जाएगा? आपको मूर्धन्य ष लग जाएगा। कौन सा सा लग जाएगा? मूर्धन्य ष। चलिए और देख लेते हैं हम लोग कौन सा है, और देख लेते हैं। इसकी जगह देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं, देखिएगा लिखा है बही विसर्जनकार, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर हो गया बहिष्कार। कौन सा आएगा? आप सबको मालूम है क्या? मूर्धन्य ष आएगा। तो इसी प्रकार से आपको, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं आगे। तो इसी प्रकार से बच्चों देखिए, वहाँ पे जगह ना होने के कारण मैंने यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ मैं। जैसे छोटी ई या छोटा ऊ, तो छोटा ऊ लगा हुआ है, विसर्ग जमा कर, तो क्या हो जाएगा? दुष्कर। दुष्कर हो गया, है ना बेटा? अब इसी प्रकार समझिए, जैसे लिखा होगा पुष्कर भी हो जाएगा, ठीक है, धनुष्टंकार भी हो जाएगा। अभी मैंने आपको पहले बताया, तो एक नियम से आप जुड़ते चलते हैं, ठीक है। धनुष्टंकार भी हो गया, ठीक है, निष्पाप भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? विसर्ग संधि चल रही बेटा। निष्पाप हो गया, निष्फल हो गया, निष्फल। अब से मान लीजिए पूछ ऐसे दिया गया, पूछा जाएगा कौन सा सही है, तो आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसके बाद छोटी या छोटे ऊ के बाद अगर प फ आता है तो कौन सा आपको सा आएगा? मूर्धन्य ष आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो बस यही आपको पहचानना है, निष्फल, है ना। निष्कर्म जैसे लिखा हुआ है कर्म, अब आपको निष्कर्म लिखना है तो छोटी ई विसर्ग होगा, विसर्ग की जगह क्या आएगा? मूर्धन्य ष, निष्कर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। जैसे लिखा है आपने, देखिए लिखा है शुष्क, आपको लिखना है शुष्क, तो आपको नहीं मालूम कौन सा आएगा, तो लेकिन आपको मालूम है कि छोटी ई या छोटा ऊ, विसर्ग कहते कि छोटा ऊ है और जुड़ने वाला दूसरा वर्ण क ख में से है, तो क्या आएगा? शुष्क, ये हो गया शुष्क। अब इसी प्रकार से देखिए रुष्ट, देखिए आप लिखते हैं ना रुष्ट, देखिए रुष्ट। तो निष्ठुर, आप देखिए निष्ठुर, तो ये बेटा नियम कहीं भी गलत नहीं होगा। अगर ई छोटी ई और छोटे ऊ के, छोटी ई और छोटी ऊ के बाद क ख आए, ट ठ आए, प फ आए, तो मूर्धन्य ष आता है उसके ठीक पहले। तो इस प्रकार से नियम है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो उस स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपको समझाते हैं इसमें जो है। जैसे आप देखेंगे कष्ट, निष्कपट, तो बहुत से होते हैं, तो समझ में आपको आ रहा होगा। तो और देखिए जैसे आप देखते हैं कष्ट, कष्ट देख लीजिए, बहुत से शब्द होंगे बेटा। तो देखिए लिखा है कष्ट, है ना, लिखा है निष्कपट। तो इस प्रकार से बहुत से बेटा ऐसे शब्द होते हैं, तो आपको ध्यान देने हैं कि छोटी ई और छोटी ऊ के बाद यदि क ख आए, ट ठ आए, प फ आए, तो उसके ठीक पहले क्या लग जाएगा? मूर्धन्य ष लग जाएगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम। अब हमारा नेक्स्ट नियम है, वो है नियम 8। तो इसी प्रकार से जो लास्ट नियम आपका है प्यारे बच्चों, वो कौन सा है? ऊपर जो र लगता है, रे, कैसे? अब देखिए जैसे लिखा हुआ है दुर्नीति, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जिस वर्ण के पहले र का साउंड आता है, जिस वर्ण के पहले र का साउंड आता है, उसी वर्ण के ऊपर उसके सिर पर बैठा दीजिए। जैसे कहा दुर्नीति, तो किसके, जो रा का साउंड किसके पहले आ रहा है? ना के पहले, तो हमने देखिए उसी पहले लगा दिया दुर्नीति रा। जैसे आप लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखते हैं? अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, तो अब देखिए किसके पहले? अंतर, किसके पहले? रा के पहले आ रहा है ना, तो इसी के ऊपर लगा दिए अंतरराष्ट्रीय। तो इसी प्रकार से अब आप देखते हैं पुनर्व्याख्या। अब आपको देखिए आपने लिखा पुनर्जीवित, पुनर्जीवित, तो किसके पहले र आ रहा है प्यारे बच्चों?
तो जाके पहले रा का साउंड आ रहा है ना, तो उसी पे आप उसी के सिर पे बैठा दीजिए रा को। देखिए उन्होंने बैठा दिया। अंतर्मन, अंतर्मन, तो अब देखिए किसके पहले आ रहा है, माँ के पहले, तो माँ पे ही लगा देना है आपको क्या, रा। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है पुनर्व्याख्या, पुनर्व्याख्या। अब समस्या ये आप कहेंगे सर आप तो आधा व्यंजन आ गया, तो भाई जो पहले से आधा है तो उसके ऊपर कैसे बोझ लाद दोगे आप। जो पहले से आधा है तो उसके ऊपर तो आप क्या है, भार तो लाद नहीं सकते हो ना। तो इसलिए जब आधा व्यंजन आ जाए, देखिए आप कहेंगे सर आपने कहा जिसके पहले रा है उसी पे लगा दीजिए, तो आज जो रा का जो साउंड है बेटा वो वहाँ के पहले आ रहा है, आधी वहाँ के पहले आ रहा है, तो आधा जो पहले से आधा है तो वो अब भार नहीं सह सकता है, तो उसके बाद वाले वर्ड पे लगाना होगा पुनर्व्याख्या, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे जब भी जिस भी वर्ण के पहले रा का साउंड आता है उसी वर्ण पे लगाते हैं हम क्या, आधा रा, जिसे हम रेफ बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए किसी वर्ण के पहले आ जाए, ध्वनि के पहले आ जाए रा का साउंड जो है, और वो आधा हो, तो उस पर नहीं उसके बाद वाले लगाते हैं पुनर्व्याख्या, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आपके देखिए 8 नियम हो गए हैं प्यारे बच्चों, 8 नियम हो गए हैं। इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, और अपनी पुस्तक जो भी आपके पास पुस्तक है हिंदी की, उसमें वर्तनी शुद्धि या आप जो भी शब्द हैं आपके जो है उसको ध्यान से निकालिएगा और इसको 8 नियम में लगाइएगा। वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, उसके बाद ये नियम आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जो अगला वीडियो में जो इसके संबंध में आएगा वर्तनी शुद्धि के, वो मैं लगभग 100 से 150 शब्द लिख दूंगा, उसमें 100 के आसपास, उसी में से आपके निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और ये नियम वाला वीडियो तो अति महत्वपूर्ण है ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, इसलिए क्योंकि आपके साथ साथ आपके अन्य मित्रों का, भाई बंधुओं का भविष्य भी उज्जवल हो पाए। और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ लगातार बना रहूं और लगातार वीडियो देता रहूं, तो आप जो है बस आपका इतना ही सहयोग चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे क्या होगा कि आगे कुछ समय बाद में बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लेना शुरू कर दूंगा, जिससे आप जो है ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में कह सकते हैं, यानी कि आप घर पे बैठ के ही क्लासरूम का जो है मज़ा जो होता है, जिस प्रकार से आप टीचर से पढ़ते हैं उस प्रकार से मैं आपके कमेंट देख पाऊंगा। किसी बच्चे को मान लीजिए ना समझ में आ रहा हो तो कैसे मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।